हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला सुबह सुबह पूजा पाठ करके हॉल में भजन लगाकर बैठी होती है। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन सरला की बहू मधु अभी तक नहीं उठी थी। मेरी बहू को इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बहू की ये लेट उठने की आदत अब तक नहीं गई। अब तो सर्दियाँ भी आ चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी चाय पर भी आफत आ जाएगी। आ रही हूँ माँ जी। इनका भी सुबह सुबह चालू हो जाता है। अरे पूजा पाठ करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठकर किसी को उठाना ये कहाँ की अच्छाई है। अपनी सास की आवाज सुनकर मधु किचन में आती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। तभी हॉल में सरला अपनी बहू मधु के पास जाती है और कहती है, बहू सुन, चाय बना ही रही है तो गरम गरम पकौड़े भी बना देती। वो क्या है ना, तू इतना लेट उठती है कि मुझे भूख लग जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, अभी बना देती हूँ आपके लिए चाय पकौड़े। हाँ बहू, और थोड़ा जल्दी बना ले, और मुझे कांता के घर भी जाना है। एक तो सर्दी, ऊपर से माँ जी की किचकिच, मैं तो परेशान हो गई हूँ। लेकिन जल्दी ही इसका कोई हल निकालना होगा मुझे। मुझसे तो सर्दी में जल्दी उठा ही नहीं जाता है, लेकिन इसका हल भी मेरे पास है। अरे बहू, किससे बात कर रही है? बने नहीं अब तक चाय पकौड़े? अरे हाँ हाँ माँ जी, बस हो ही गया। मधु अपना खाना बनाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब करती है। उसके बाद सरला अपनी बहू मधु से कहती है, बहू सुन, अब जाकर नहा ले, और हाँ, पानी पहले से ही टंकी में भरा पड़ा है, तो अच्छा होगा तो उसी पानी से नहा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहाने नहीं वाली हूँ। और आप ऊपर से कह रही हो कि मैं टंकी के ठंडे पानी से नहाऊं? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। बहू, ना तू पूजा पाठ करती है, ना घर के झाड़ू पोछा के बाद नहाना चाहती है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तू नहाए बिना खाना पीना नहीं खाएगी, ना ही बनाएगी। इससे घर में दरिद्रता आती है। अब सरला अपनी बहू को जबरदस्ती नहाने को भेजती है। मधु भी ठंडे पानी से नहाकर कंबल में बैठकर कांप रही होती है। माँ जी को मैं कभी माफ नहीं करूँगी। हे प्रभु, इतनी सर्दी कर दी है, ऊपर से ऐसी सास दी है जो इतनी सर्दी में भी मुझ पर रहम नहीं खा रही है। मधु कंबल में बैठी कांप रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन कांता का आना होता है। अरे सरला, तू यहाँ बैठी है? चल बाजार होकर आते हैं, थोड़ी सब्जियाँ लेनी है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। चल चलते हैं, लेकिन उससे पहले चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय बनाएगा कौन? तेरी बहू तो सो रही होगी। वैसे भी वो घर का काम करके थक जाती है। चल चलते हैं, हमारा घूमना भी हो जाएगा, आकर चाय भी पी लेंगे। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू चाय नहीं बनाएगी? रुक, मैं अभी कहती हूँ बहू को 2 कप चाय बना दे। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाती है और चाय बनाने को कहती है। मधु, जो कि अभी भी कंबल में बैठी कांप रही होती है, वो अपने कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखती है और खुद से कहती है, अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन माँ जी को चैन नहीं है। जरूर कांता काकी आई होंगी। उन्हें जब भी चाय पीनी होती है ना, तो यहाँ ही आ जाती है। मधु भी अपनी सास सरला को और कांता को चाय बनाकर देती है और सरला और कांता भी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी मधु, जो कि चाय देकर किचन में जा रही होती है, फिर दौड़कर बाथरूम में जाती है। जा देख कर आ, ठीक तो है ना वो? रुक, देखो जरा ये ऐसे क्यों भागी। अब सरला भी बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसकी बहू बाथरूम में उल्टियाँ कर रही होती है। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। बहू, तुझे उल्टियाँ हो रही है? अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। एक तो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं और माँ जी इसमें भी खुश हो रही हैं। अरे मेरी फूटी किस्मत, कैसी सास मेरे नसीब में लिखती। बहू तू ठीक तो है, ये ले पानी पी ले। अरे कांता आजा, मेरे गले मिल, मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू को उल्टियाँ हो रही है। माँ जी दादी बनने वाली है और मुझे पता ही नहीं है। कहीं इन्होंने मेरी उल्टियों को सीरियस तो नहीं ले लिया? चलो जो भी है अच्छा है, अब मैं भी कैरेक्टर में आ जाती हूँ। अरे सरला, क्या बात कर रही है तू दादी बनने वाली है? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। अरे मैं इतनी खुश हूँ, तुझे पता भी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू,
अब तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है और तू कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? क्या बात है, एक उल्टी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब करूंगी मैं सर्दी एंजॉय। कांता, तू बाजार हुआ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं शाम का खाना बना देती हूँ। ठीक है सरला, अब तुझे अपनी बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। बहू तुझे आराम कर ले, मैं तेरे लिए सूप बना कर लाती हूँ। सूप हेल्दी होता है और हाँ, तुझे कुछ भी खाने का मन करे तो तू मुझे कह दियो। माँ जी, अभी तो फिलहाल मुझे चाय के साथ पकोड़े खाने का मन हो रहा है और शाम के खाने में मटर पनीर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। ठीक है बहू, मैं अभी बनाती हूँ। और हाँ, थोड़ा बहुत चल फिर लिया कर ताकि बच्चा एक्टिव रहे। और हाँ, पूजा पाठ तो जरूर करना होगा तुझे। ठीक है माँ जी, मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर दिया करूंगी, जो घूम घूम कर करने वाले काम होते हैं ना वो सब कर दूंगी। लेकिन बैठकर पानी का काम मुझसे नहीं होगा, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है बहू, वो काम तो मैं भी कर दूंगी। अभी जाकर तू आराम कर। और हाँ, ज्यादा टीवी भी देखना इस हालत में ठीक नहीं है बहू। जी ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। अब मधु अपने कमरे में जाती है और खूब नाचती है और खुश भी होती है। अब आराम से मधु टीवी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सरला अपनी बहू के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है। बहू, तुझे कहा ना, ज्यादा टीवी देखना इस हालत में सही नहीं, तो तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात को? माँ जी, भजन तो चला रखा है, बस थोड़ी देर ही देखूंगी। अरे बहू ठीक है, ये सब भी देखा कर, मन शांत रहेगा। और जितना शांत रहेगी उतना ही अच्छा होगा। और बच्चे के लिए भी ये सब जरूरी है। मधु अब सर्दियों के दिन में कंबल में आराम से बैठी होती है और सरला घर का सारा काम कर रही होती है। मधु इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी सास के दिमाग में एक उल्टी को लेकर उसके प्रेग्नेंट होने का ख्याल आया और मधु ने भी इस बात पर मना नहीं किया और वो सर्दी में प्रेग्नेंट होने का खूब फायदा उठा रही थी। बहू, तुझे कोई काम नहीं है तो तू नहा ले, तब तक मैं घर के काम कर रही हूँ। माँ जी, आज तो कल से भी ज्यादा सर्दी है और नहाना तो मुझसे होगा ही नहीं। आप जानती है ना, इस हालत में मुझे बुखार या जुकाम हुआ तो ये बच्चे के लिए दिक्कत होगी और कुछ नहीं। हाँ, ये तो है बहू। चल तो ऐसा कर, तू कपड़े बदल ले, मैं कपड़े धो देती हूँ। लेकिन जब भी तेज धूप होगी तो तू नहा लियो। ठीक है माँ जी, फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे क्या बातें चल रही है दोनों सास बहू में। अरे कांता, आ बैठ, बस हो ही गया घर का काम। बहू तू जा आराम कर। सरला काम कर रही होती है, लेकिन कांता ये सब देखकर सरला से कहती है, अरे सरला, तो बहू पर भी क्या इतनी मेहरबानी हुई फिर रही है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, तेरी बहू अगर पेट से है तो उसके चाल ढाल को देखकर ऐसा कुछ लग क्यों नहीं रहा। अरे अभी कुछ ही महीने पहले तो मेरे बेटे की शादी हुई है, और अब बहू प्रेग्नेंट नहीं होगी तो कब होगी? वैसे मुझे टेस्ट भी करवाना है, तब तो सामने आ जाएगा ना। सरला, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी बहू पेट से है? मुझे तो उसमें गर्भवती वाले कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे। कह तो तू भी ठीक रही है, तो नॉर्मल ही चलती है, खट्टा तीखा कुछ खाने को भी नहीं मांगती। तू इसका टेस्ट करवा और सच सामने आ जाएगा। सरला कांता की बात मानकर जब अपनी बहू का चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि बहू 3 महीने पेट से है। ये सुनकर मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन मुझे तो लगा ये सब सच नहीं, लेकिन ये तो सच हो गया। लेकिन मैं तो माँ जी से सर्दी में प्रेग्नेंट का नाटक करके काम करवा रही थी, और ये क्या हो गया? बहू सुना ना तूने, माँ बनने वाली है और मैं दादी। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि कांता तुझ पर शक कर रही थी कि तू पेट से नहीं है, उसे भी ये पता लगेगा। मधु तो नाटक कर रही थी कि वो सर्दी में प्रेग्नेंट है और घर का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मधु का ये नाटक अब हकीकत में बदल जाता है। चांदनी अपने माता पिता के जाने के बाद अपने चाचा जी वीर सिंह के साथ रहा करती। चांदनी के चाचा जी बहुत ही गुस्से वाले थे, जिसके चलते चांदनी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो जो भी बोलते थे उसे चुपचाप मान लिया करती। एक दिन वो छत पर कपड़े धो रही थी कि तभी उसके बगल की छत से एक अशोक नाम का लड़का कूदकर उसकी छत पर आता है। तुम पागल हो क्या? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो तूफान आ जाएगा, और अगर चाचा जी को पता चल गया तो मेरी मौत। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हें हाथ लगाए? अरे
तुमसे पहले उसे ना मुझसे बात करनी होगी। ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाकर मारो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। अगर ऐसी बात है तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों बोल दूं? मुझे ये फालतू बातें नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी अब 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो तुम और कब आओगे? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। अशोक और चांदनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी वीर सिंह घर आता है और हॉल में बैठकर चांदनी को आवाज देने लगता है। चांदनी, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। चांदनी। जी चाचा जी, अभी आती हूँ। छत पर कपड़े धो रही हूँ। देखो चाचा जी आ गए हैं, वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। तुम जाओ जल्दी से। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ, मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब भगवान के लिए तुम यहाँ से जाओ। आज तुम्हें कपड़े धोने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। कोई और भी था क्या तुम्हारे साथ छत पर? ना ना नहीं चाचा जी, मैं तो अकेली ही हूँ छत पर। और धुल गए मेरे कपड़े। मैं तो अभी इन्हें धूप में डाल कर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। वीर सिंह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चांदनी भी नीचे आती है। जी चाचा जी कहिए, आपको क्या बात करनी थी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का पसंद किया है। वो लोग तुम्हें कल देखने आने वाले हैं। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है कर लेना और मेरे से पैसे ले लेना। चाचा जी शादी, वो भी इतनी जल्दी? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मेरे कॉलेज का दूसरा ही साल चल रहा है। मुझे मेरी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, अपना फैसला सुनाया है। वीर सिंह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी अपनी शादी की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली गीता का फोन आता है। चांदनी उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर गीता बोलती है। देख चांदनी, अभी भी समय है। तू एक बार अपने चाचा जी को अपने और अशोक के रिश्ते के बारे में बता दे। बेचारा कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहा है। तुझे उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तू क्या चाहती है? जैसे शादी से प्यार के लिए तरस रही है, वैसे ही शादी के बाद भी तरसे। गीता, मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान से बढ़कर प्यारी कोई चीज नहीं है। मेरी खुशी भी नहीं। मैं उन्हें कैसे भी करके दुखी नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो फिर कर अपनी जिंदगी बर्बाद तू। मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। गीता फोन रख देती है और चांदनी भी अपनी शादी को अपनी किस्मत समझकर चुपचाप बैठ जाती है। अगले दिन लड़के वाले उसके घर आते हैं और चांदनी सबके सामने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात रखती है, जिस पर लड़का अमित कहता है, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, मैं आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में करवाऊंगा। आप जितना चाहे पढ़ सकती हैं। जी ठीक है, फिर मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है। मतलब पहले आपको शादी से परेशानी थी? अगर हम आपको पढ़ाने से मना कर देते तो आप शादी नहीं करती? नहीं अमित बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी जुबान हमारी पगड़ी से जुड़ी है और हम अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी की शान कम नहीं होने दे सकते। इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। वीर सिंह की बात सुनकर जहाँ एक तरफ लड़के वाले खुश थे, तो वहीं चांदनी दुखी थी। लेकिन अपने चाचा जी की पगड़ी की शान के चलते वो कुछ नहीं बोल पाती। समय बीतता है। चांदनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। तभी घर लौटते समय अशोक की मुलाकात अमित से होती है, जो कि बीच रास्ते में दारू पीकर लड़कियां छेड़ रहा था। तभी वो उसके पास जाता है। ये क्या बदतमीजी है? इन दोनों लड़कियों को जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, ये लड़की तुझे तेरी बहन लगती है क्या, जो इनके छेड़ने पे तुझे मिर्ची लग रही है? हाँ लगती है, यही समझो। इस तरह से लड़कियों को छेड़ना अपराध है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अच्छा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू अब पुलिस को बुलाएगा? हाँ हिम्मत है, अभी बुलाता हूँ। अशोक जैसे ही फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है, अमित अशोक के ऊपर डंडे से वार करता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ बिना बुलाए ही पुलिस आ जाती है। अमित पुलिस को देखकर अशोक को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले अशोक को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। थोड़ी देर बाद अशोक घर लौटता है और चांदनी के घर बहुत सारे मेहमानों को देखकर उसकी माँ कमला से पूछता है, माँ, चांदनी के घर में कुछ है क्या? इतने सारे मेहमान क्यों हैं? बेटा, हमारी चांदनी की शादी तय हो गई है, बस उसी की तैयारी चल रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हो?
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चांदनी ने शादी के लिए हाँ कही? बेटा तू भी कैसी बात करता है? चांदनी ने हाँ ही की होगी, तभी तो शादी की तैयारी हो रही है। माँ आप भी जानती हो कि अंकल जी कैसे हैं और वो कैसा बर्ताव करते हैं चांदनी के साथ। अरे आपको लगता है उन्होंने एक बार भी पूछा होगा उससे कि उसके मन में क्या है? बेटा बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ये उसके घर का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अशोक जैसे तैसे करके चांदनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और चांदनी उसे देखकर हैरान रह जाती है। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? कभी तो अपने लिए सोच लिया करो। खुश रह पाओगी शादी के बाद तुम? नहीं रह पाऊंगी जानती हूँ, लेकिन मैं इस शादी से मना करके अपने चाचा जी की पगड़ी बीच समाज में नहीं उछा सकती, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम उन्हें चाहे पिता ही क्यों ना मानो, लेकिन वो तुम्हें बेटी नहीं मानते। उन्होंने तुम्हें एक अनाथ समझ के पाला है, वरना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। ये लड़का कौन है? किसकी फोटो है ये? इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये शराबी अय्याश है। मैं इसे आज ही मिलके आ रहा हूँ। बस करो अशोक, इस बार तुम्हारा झूठ काम नहीं आएगा। इस बार मेरी शादी कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान ही सब कुछ है। देखो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इससे भी मत करो, ये सही नहीं है। माना मेरे चाचा जी मुझे कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन वो इतने बेकार लड़के से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ये लड़का उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही पसंद किया होगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। चांदनी अशोक को अपनी कसम देकर कुछ भी करने से रोक लेती है। उन दोनों की बातें वीर सिंह दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था, लेकिन वो अपने फैसले पर कोई सोच विचार नहीं करता। शादी का दिन आ जाता है। चांदनी दुल्हन बनकर स्टेज पर जाने के लिए तैयार होती है। तभी वीर सिंह अमित को फोन पर बातें करता सुन लेता है। एक बार ये शादी हो जाए और मैं इसे लेकर देश से बाहर चला जाऊं, फिर पढ़ाई छोड़ो, ये घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, सिर्फ घर का काम करेगी नौकरानी बनकर। मैं शादी करके बीवी नहीं नौकरानी ला रहा हूँ, बाकी रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही। अमित की बातें सुनकर वीर सिंह को यकीन हो जाता है अशोक सच बोल रहा था और वो बाहर जाकर सबके सामने कहता है, ये शादी नहीं हो सकती, आप सभी घर जा सकते हैं। आप ये क्या बोल रहे हो? वही जो सच है, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। तुमसे शादी करवा के अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। वीर सिंह अमित और उसके परिवार वालों को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है और शादी तोड़ देता है। साथ ही चांदनी से उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के लिए माफी मांगता है। इस तरह से चांदनी की जिंदगी भी खराब होने से बच जाती है और उसके चाचा जी की पगड़ी पर भी कोई आंच नहीं आती। गणपत गांव का बहुत जाना माना पंडित था। गांव के लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे। उसकी कही हुई किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। एक दिन गांव की एक प्यारी नाम की एक औरत उसके पास आती है। पंडित जी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपके सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पंडित जी मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि वो मेरी सुनने लगे और अपने माँ बाप को मुड़कर ना देखे। लेकिन ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे पंडित जी आप भी क्या सही और गलत के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो बस अपनी दक्षिणा पर ध्यान दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। गणपत प्यारी की लालच भरी बातों में आ जाता है और प्यारी को उसके पति को काबू में करने का उपाय बता देता है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। वो पैसे लेकर पीछे मुड़ता है, सामने अपनी पत्नी लक्ष्मी को खड़ा पाता है। लक्ष्मी ऐसे भूत बन के क्यों खड़ी हो? हटो रास्ते से। सुनिए जी, आप ये सही नहीं कर रहे। एक पंडित होकर किसी का घर बर्बाद करना, अपनी शिक्षा का गलत प्रयोग करना अच्छी बात नहीं। अपना नाम लक्ष्मी रखने से घर में कोई लक्ष्मी आ नहीं जाती है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। और मैं उस औरत का घर बसा रहा हूँ, बिगाड़ नहीं रहा हूँ। आप बिगाड़ ही रहे हैं। आप नहीं जानते वो औरत कितनी तेज है। वो अपने पति को अपने कब्जे में करके एक बूढ़े सास ससुर को घर से बाहर निकालना चाहती है। वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या? हमें तो धन से मतलब है, धन चाहिए हमें बस। हे भगवान, कैसा पति दिया है आपने मुझे। जब देखो पैसों के पीछे ही भागता रहता है।
कुछ दिनों बाद लक्ष्मी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी गांव की चंपा मणिहारन वहां आती है। कहाँ हो दीदी? चूड़ियाँ ले लो, कांच की हरी हरी चूड़ियाँ। दीदी हरी चूड़ियाँ ले लो, हरी चूड़ियाँ। आज सुबह से बोनी नहीं हुई है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। क्यों दीदी, कोई काम था क्या आपको? हाँ काम था, लेकिन ये बात तुझे सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी। बहुत विश्वास करके मैं तुझे ये काम बता रही हूँ। अगर तूने मेरे ये काम कर दिया ना, तो मैं तुझे रोज के 100 रुपए दूंगी। अरे दीदी, ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आप मुझे रोज के 100 रुपए देने के लिए तैयार हो? मैं आज मायके जाने वाली हूँ। मुझे पता लगा है कि मेरे मायके जाते ही मेरे पति बहुत सारा सामान लेकर कहीं चले जाते हैं। मुझे पता करना है कि वो कहाँ जाते हैं, कहीं उनका कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा। हाय दीदी, आप अपने ही पति की जासूसी कर रही हो, और अगर कहीं सच में आपके पति का चक्कर चल रहा होगा तो बिना बात के आपका घर टूट जाएगा और इल्जाम मुझ पर लगेगा। ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। आप खुद ये काम क्यों नहीं करती? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं ये काम तुम्हें करने को कह रही हूँ। मुझे अपने पति की सच्चाई जानना जरूरी है। एक बार का हो तो मैं शक ना भी करूं, लेकिन हर बार मेरे जाते ही वो कहाँ जाते हैं, मेरे लिए जानना जरूरी है। इस काम के बदले में 500 नहीं बल्कि 1000 भी देने को तैयार हूँ मैं। ये काम करने में वैसे कोई बुराई तो नहीं है, रोज की कमाई भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। चंपा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गणपत हाथों में साड़ी लेकर लक्ष्मी के पास आता है। ये देखो, तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ मैं। इसे भी अपने साथ लेके जाना। ठीक है, ले जाऊंगी। मुझे लग रहा है आपको मेरे मायके जाने की बहुत खुशी है, इसलिए नई साड़ियाँ लेकर आए हो। तुम औरतों का कुछ समझ नहीं आता मुझे। अरे तुम्हें तोहफा दो तो तुम ताना देती हो, ना दो तो भी ताना देती हो। रहने दो, मत ले जाओ। नहीं, मैं ले जाऊंगी, आप गुस्सा मत करिए। कुछ देर बाद गणपत लक्ष्मी को लेकर स्टेशन जाता है और उसे ट्रेन में बिठाकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन अपना सामान पैक करके घर में ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ चंपा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल देती है। गणपत गांव के चौराहे से रिक्शा लेकर निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए चंपा देखती है कि गणपत दूसरे गांव के एक जंगल में जाता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है और कोई लड़की उसके लिए पानी लेकर आती है। गणपत उसका हाथ पकड़ लेता है। दीदी का शक तो बिल्कुल सही है, इनके पति का तो सच में चक्कर चल रहा है, उनको तो बताना ही पड़ेगा। दीदी, आपको पता है, आपका शक बिल्कुल सही है। आपके पति का चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। वह सारा सामान इस लड़की के लिए ही लाते हैं, मैंने उन्हें देते हुए देखा है। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। मैं कल ही वापस आ रही हूँ, तब देखती हूँ कि ये क्या कहते हैं। गणपत को लक्ष्मी के आने की खबर मिल जाती है और वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है गणपत मंदिर में बैठा पूजा कर रहा है। आप कब आए? ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुम तो अपने मायके गई थी ना पूरे महीने के लिए, तो 2 दिन में वापस कैसे आ गई? क्यों, मेरे आने से आपको परेशानी हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा ही घर है, जब तुम चाहो आ सकती हो। गणपत पूजा में व्यस्त हो जाता है और लक्ष्मी अपने मन में कुछ सोचने लगती है। मैं इनसे सीधे सीधे कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। ये सच बताएंगे नहीं और झूठ मुझे सुनना नहीं है। लेकिन झूठ कितने दिन तक ही छुपेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है और उसे फिर अपने मायके जाना पड़ता है और वो चंपा को अपने पति पर नजर रखने को कहकर अपने मायके चली जाती है। उसके जाते ही गणपत फिर से ढेर सारा सामान लेकर निकल जाता है और उसी झोपड़ी में पहुंच जाता है। चंपा फिर खिड़की से उन पर नजर रखती है, तभी अचानक उसका पांव फिसल जाता है। किसी के होने की आहट सुनकर गणपत और वो लड़की बाहर आते हैं तो देखते हैं चंपा के साथ लक्ष्मी भी वहीं खड़ी होती है। गणपत को किसी लड़की के साथ देखकर लक्ष्मी गुस्से में कहती है, क्या कमी रह गई थी मुझ में जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें इसके पास आना पड़ा? अब समझ में आया
कि आपको मेरे मायके जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती थी, क्योंकि इस लड़की के बिना आपसे रहा जो नहीं जा रहा था। सोच समझ के बोला करो। जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। तुम पहले अपने आप को देखो। पति की जासूसी करते हुए शर्म तो आई नहीं तुम्हें? जासूसी की तभी तो सच सामने आया। आप रहिए इसी लड़की के साथ, मैं जा रही हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनो। ये जो लड़की है ना, ये मेरी बहन है और मैं इस झोपड़ी में किससे मिलने आता हूँ, चलो देख लो खुद ही। लक्ष्मी झोपड़ी में जाती है और देखती है कि एक अंधी बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। ये सब देखने पर गणपत उसे सच बताता है कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है और वो लड़की उसकी बहन। ये आप क्या बोल रहे हो? आपकी माँ तो गांव में है। हाँ हाँ, वो मेरी माँ है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं। जन्म देने वाली माँ ये है मेरी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाके माँ से पूछ सकती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पे शक करोगी। आप मुझे ये पहले बता सकते थे। कैसे बताता ये सच? मुझे ये डर था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो, तुम्हें तकलीफ ना हो। इसलिए जब तुम मायके जाती थी तो मैं इन लोगों से मिलने आता था, लेकिन तुमने मुझ पे शक किया। इसका बहुत दुख हुआ मुझे। सच्चाई जानने पर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पति पर शक किया और वो अपने पति से उसकी जासूसी करने के लिए उससे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से उस पर शक करना छोड़ देती है और प्यार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।